आज हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं वर्क पावर एनर्जी के एक वर्क टॉपिक पर बात करेंगे कि वर्क क्या होता है बेसिकली। तो मैं हेडिंग डाल देता हूं वर्क डन। अमूमन डेली लाइफ में हम लोग बेसिकली वर्क करते हैं कि वर्क इन अ फैक्ट्री बेसिकली, है ना। सिस्टम पे कोई वर्क कर रहा है कंप्यूटर पर, या फिर मैं भी अपना एक वर्क कर रहा हूँ। मैं 4 से 8 घंटा पढ़ाता हूँ, तो मैं भी एक वर्क कर रहा हूँ अपने कोचिंग सेंटर में, है ना। आप लोगों को पढ़ाता हूँ। तो ये सब क्या बेसिकली अमूमन लाइफ में, डेली लाइफ में हम लोग बोलते हैं कि ये आदमी बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है, फैक्ट्री में ये आदमी वर्क कर रहा है, सिस्टम पे कोई वर्क कर रहा है ना। लेकिन इस टाइप के वर्क पर, जैसे फार्मर वर्क करता है अपने फील्ड में, है ना, तो इस टाइप का वर्क जो है फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं है। फिजिक्स का वर्डन क्या होता है बेसिकली, फिजिक्स में जो वर्डन होता है फ्रॉम द फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, वर्क क्या होता है, इफ देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉडी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि वर्क क्या होता है बेसिकली, अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स की वजह से देयर इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ड्यू टू फोर्स। तो अगर ये फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है तभी हम कहेंगे किसी बॉडी पे वर्क हुआ है, वरना उस पर कोई वर्क नहीं हुआ है। कहने का मतलब ये, इफ देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ड्यू टू द फोर्स, देन द वर्क इज सेड टू बी डन ऑन द बॉडी। मतलब अगर कोई बॉडी पर हम कहते हैं कि कोई बॉडी पर वर्क किया गया, वो वर्क कब किया जाएगा, जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, जब कोई भी हम फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं। अगर उस अप्लाइड फोर्स के कारण अगर उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, जिस पॉइंट पे हमने फोर्स को लगाया है, तो हम बोलेंगे कि उस बॉडी पर वर्क किया गया है, वरना कोई भी वर्क नहीं किया गया है। तो कहने का मतलब ये कि वर्क इज सेड टू बी डन ऑन द बॉडी if there is a displacement of point of application of force due to the force, है ना। फोर्स के कारण पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का क्या हो जाए, डिस्प्लेसमेंट हो जाए। सिंपल से अगर हम बात करें कि एक मान लेते हैं एक रिजिड ब्लॉक है, ये हमारा क्या है, एक रिजिड ब्लॉक है। अगर ये हमारा रिजिड ब्लॉक है और ये इस तरीके से रखा हुआ है, अगर इस तरीके से रखा हुआ है रिजिड ब्लॉक है, हमने फोर्स लगाया कैपिटल F। अगर हम लगाते हैं कैपिटल F फोर्स, तो बताओ कि वर्कडन होगा क्या। तो आंसर है नहीं, वर्कडन नहीं होगा, क्योंकि हम फोर्स तो लगा रहे हैं लेकिन वर्कडन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। देयर इज जीरो डिस्प्लेसमेंट। किसका, जिस पॉइंट पे हमने फोर्स लगाया। अब ये रिजिड है ना, अब ये रिजिड है, इस पॉइंट पे हमने फोर्स लगाया, इस पॉइंट पे फोर्स लगाया, तो रिजिड बॉडी क्या होती है, दो पॉइंट के बीच का सेपरेशन कभी भी चेंज नहीं होता। तो अगर सेपरेशन चेंज नहीं होता तो फोर्स लगाने पे डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, फोर्स तो लगाया, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो इसलिए वर्कडन कितना हो जाएगा इसका, जीरो। ये बेसिकली वर्कडन इसका हो गया जीरो। लेकिन इसी तरीके से अगर हमने क्या बोला कि एक स्पंज जैसा कोई ब्लॉक है, कैसा, स्पंज जैसा, जैसे पेज पलटा जाता है ना, उस टाइप का ब्लॉक है ना। स्पंज मतलब फोर्स लगाने पे क्या हो जाएगा, दबेगा। तो एक स्पंज जैसा कोई ब्लॉक है, ब्लॉक शेप का है, स्पंज जैसा, और हमने फोर्स लगाया। जैसे ही हमने फोर्स लगाया कैपिटल F, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे हमने फोर्स लगाया है, ये वाले पॉइंट ये ऐसे हो जाएंगे, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इसका, ये पॉइंट यहाँ खिसक के यहाँ आ जाएगा, है ना। तो ध्यान से अगर आप देखें, मैंने फोर्स तो लगाया, लेकिन इस ब्लॉक का, इस स्पंज का डिस्प्लेसमेंट असलियत में नहीं हुआ। किसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का। अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट हुआ तो यहाँ वर्कडन जीरो नहीं है भाई, यहाँ वर्कडन जीरो नहीं है, यहाँ वर्कडन कुछ ना कुछ आएगा। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। लेकिन अगर कोई रिजिड बॉडी है और अगर हम इसको फोर्स लगा के खिसका रहे हैं, अगर कोई रिजिड बॉडी है, फोर्स लगा के खिसका रहे हैं, तो जिस पॉइंट पे हमने फोर्स लगाया है, तो वो पॉइंट, सभी पॉइंट साथ साथ मूव करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट होगा और जिस पॉइंट हमने फोर्स लगाया उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, वो दोनों सेम होगा, है ना। क्योंकि किताबों में बेसिकली क्या लिखा होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी। लेकिन असलियत में क्या है, डिस्प्लेसमेंट किसका होना चाहिए, फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का होना चाहिए, जैसे कि ये क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छा जी, तो इसी तरीके से अभी तक अगर मैं कोई फॉर्मूला ना बनाऊं, लेकिन बिना फॉर्मूला बनाए हुए मैं कई क्वेश्चन आपसे पूछ सकता हूं, बिना फॉर्मूला बनाए मैं कई क्वेश्चन आपसे पूछ सकता हूं, पूछूंगा भी। खैर, थोड़ा सा इसके मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे चलते हैं कि वर्कडन है तो सही, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होगा, है ना। जैसे सिंपल सी बात अगर हम करते हैं
तो वर्क डन को कैसे डिफाइंड किया गया है कि इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है। मान लेते हैं कि ये हमारा कोई एक बॉडी है, टेबल पर रखा हुआ है, या फिर हम मान सकते हैं कोई बुक है टेबल पर रखा हुआ है ना, टेबल पर रखा हुआ है। सोच के देखिए, अगर ये रखा हुआ है तो नीचे mg लगेगा, ऊपर नॉर्मल लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, नॉर्मल mg को बैलेंस करेगा, कोई दिक्कत नहीं, ये रुका रहेगा। लेकिन जैसे हम क्या करते हैं, जैसे ही हम फोर्स अप्लाइड करते हैं इस बॉडी पर, मान लेते हैं कैपिटल F, अगर हम कैपिटल F फोर्स इस पर अप्लाइड करते हैं फ्रॉम द हॉरिजेंटल से थीटा एंगल पर, अगर कैपिटल F फोर्स अप्लाइड करते हैं तो इस फोर्स के कारण क्या होगा, ये वाली जो बुक है हमारी, वो टेबल के साथ ऐसे मूव करेगी। टेबल तो रुका रहेगा, लेकिन टेबल के ऊपर इस तरीके से क्या करेगी, मूव करेगी। अगर इस तरीके से मूव करेगी तो इसका मतलब फोर्स के कारण ये बॉडी मूव कर गई, है ना। जनरली हम मान रहे हैं कि हमारी रिजिड बॉडी है तो बॉडी मूव कर रही है, तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी मूव कर रहा है ना जी। तो अगर ये ब्लॉक मूव कर रही है आपकी इस तरीके से, तो इसका मतलब देयर इज ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, और वी कैन से बॉडी ड्यू टू दी फोर्स, अप्लाइड फोर्स। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो डिस्प्लेसमेंट आपका ये हुआ, तो ये आपका ये एक कंपोनेंट इस फोर्स का ये इस डायरेक्शन में F cos थीटा, और एक कंपोनेंट आपका क्या होगा F sin थीटा, F cos थीटा और F sin थीटा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत अच्छे से क्लियर है, बॉडी तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ही मूव करेगी, और कहीं मूव करना पॉसिबल नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि बहुत ज्यादा आप फोर्स लगा देंगे, बहुत ही ज्यादा फोर्स लगा देंगे, आप हॉरिजॉन्टल से बहुत ज्यादा फोर्स लगा देंगे तो उठ जाएगा, लेकिन उतना फोर्स नहीं लगाना है। मतलब इस तरीके से फोर्स लगाना है कि कांटेक्ट में बना रहे हमारे टेबल के, है ना। तो होगा क्या, बेसिकली यहाँ पे एक नॉर्मल लगेगा, mg लगेगा, वो उसको बैलेंस करेगा, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे अगर आप फील करके देखें, तो बॉडी एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जा रही है, तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में किस फोर्स की वजह से जा रही है, तो F cos थीटा ही है जो इसको एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में लेके जा रहा है। तो इसीलिए मैं क्या कह सकता हूं कि जो वर्क डन होगा वो वर्क डन F cos थीटा के कारण ही होगा, F sin थीटा के कारण नहीं होगा। कहने का मेरा सिंपल सा मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जिस डायरेक्शन बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उस डायरेक्शन में अगर फोर्स है तो उस फोर्स के कारण वर्क डन होगा, वरना वर्क डन नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब ये कि सिंपल सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स के कारण वर्क डन होगा। मतलब उस लाइन पे अगर फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स के कारण वर्क डन होगा, वरना उसके कारण वर्क डन नहीं होगा। कि अगर मैं कभी ये कह दूं कि फोर्स हमारा इस तरीके से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट बॉडी का ये है, फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट बॉडी का ये, तो क्या इस फोर्स के कारण कोई वर्क डन होगा? तो आंसर है नहीं। तो आंसर क्या है, सिंपल सा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस फोर्स के कारण कोई भी वर्क डन नहीं होगा, वर्क डन हमारा क्या होगा, जीरो। जैसे कोई एग्जांपल दीजिए सर कि फोर्स किसी दूसरे डायरेक्शन में लगे, डिस्प्लेसमेंट कहीं और हो रहा हो। मान लेते हैं किसी क्लिफ से या किसी हाइट से हमने क्या कर दिया, हमने एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंक दिया इस तरीके से एंगल बनाते हुए। अगर एंगल बनाते हुए इस तरीके से फेंक दिया तो क्या करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। ध्यान से अगर आप देखें तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा छोटे से टाइम के लिए, तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन mg किधर लगेगा, इधर लगेगा। अब बताओ भाई साहब, अगर हमने बॉडी को फेंक दिया है, mg तो नीचे लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट अलग डायरेक्शन में है ना, है कि नहीं? तो ये है ना। तो ये mg है, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट अलग डायरेक्शन में हो सकता है, mg फोर्स अलग डायरेक्शन में हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो इसका मतलब ये कि अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के 90 डिग्री पे होगा तो इसके कारण कोई भी वर्क डन नहीं होगा। यस, इसके कारण कोई भी वर्क डन नहीं होगा। आइए मैथमेटिक्स से इसका वर्क डन का फॉर्मूला देखते हैं कि वर्क डन का फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है। ठीक है जी। अच्छा, तो मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, इस फोर्स के कारण मैं छोटा सा डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं। तो अगर एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में अगर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होता है तो छोटा सा वर्क डन जो डिफाइंड किया गया है वो क्या डिफाइंड किया गया है, छोटा सा वर्क डन इस फोर्स के कारण F cos थीटा, और एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में छोटा सा वर्क डन मैंने लिख दिया dx। अगर आप ध्यान से देखें तो F dx cos थीटा, dx इज द डिस्प्लेसमेंट, F इज द फोर्स, दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं। और अगर दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं और साथ में क्या आ रहा है, cos थीटा आ रहा है, इसका मतलब हो ना हो ये क्या है, एक डॉट प्रोडक्ट है। तो और बच्चों ये हमारा नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं है, ये जो पॉइंट लगा हुआ है, ये जो मल्टीप्लिकेशन का निशान लगा हुआ है, ये नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं होता है, ये डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर का प्रोडक्ट होता है।
है ना, डॉट प्रोडक्ट एफ डॉट डीएक्स। ये तो छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा सा वगड़न हो गया, है ना। लेकिन अगर हम टोटल वगड़न निकालना चाहे बॉडी जहां से जहां तक जा रही है तो सीधा क्या कर देंगे, छोटे छोटे पार्ट को जोड़ते चले जाएंगे, छोटे छोटे पार्ट का डिस्प्लेसमेंट जोड़ते चले जाएंगे, है ना। तो क्या लिखेंगे, पहले वगड़न लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, dw1, फिर प्लस कर देंगे dw2, फिर प्लस कर देंगे dw3 प्लस डैश डैश डैश, एंड दिस इज इक्वल टू टोटल वगड़न। लेकिन मैथमेटिक्स वालों ने हमें सिखाया है कि जब छोटी छोटी चीज को जोड़ा जाता है तो छोटी छोटी चीज को जोड़ने का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, एफ डॉट इंटीग्रेशन ऑफ छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, मतलब छोटे से डिस्प्लेसमेंट का आप उसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि समेशन क्या कहलाता है, समेशन का मतलब भी ऐड करना होता है और इंटीग्रेशन का मतलब भी क्या होता है, ऐड करना होता है। लेकिन समेशन कब करते हैं, जब बड़ा सा अंतर हो, और इंटीग्रेशन कब करते हैं, जब छोटे छोटे चीज को जोड़ा जाता है, बहुत छोटे छोटे चीज को जोड़ा जाता है ना। तो मैं छोटे छोटे पार्ट के कारण मैं वगड़न निकाल रहा हूं, और छोटे छोटे पार्ट के कारण वगड़न निकाल के मैंने क्या कर दिया, सीधा जोड़ दिया। इस तरीके से जोड़ा, इसका मतलब क्या किया जा रहा है, इंटीग्रेट किया जा रहा है, मतलब सम किया जा रहा है। सम किया जा रहा है तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू लिखा, और अगर डी इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू लिखा तो मैं क्या लिखने वाला हूं, एफ डॉट डी एक्स। क्या लिखा मैंने यहां पर, एफ डॉट dx। तो टोटल वगड़न जो हुआ आपका, वो टोटल वगड़न इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dx। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला। तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर वगड़न, है ना। f डॉट dx इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dx इज इक्वल टू कितना हो गया, w, ये वगड़न। अब इसमें कई केस बनाए जाते हैं कि अगर फोर्स क्या आपका हो, वेरिएबल हो, और अगर फोर्स आपका क्या हो, कांस्टेंट हो, है ना। तो मैंने सीधा सीधा क्या निकाला है, मैंने छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए ही निकाला है। तो छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए ही निकाला है, तो अगर फोर्स वेरिएबल भी होगा या फिर कांस्टेंट होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप यही फार्मूला यूज करेंगे। लेकिन मैं अलग से फार्मूला अगर बनाना चाहूं तो फोर्स अगर आपका कांस्टेंट है, फॉर कांस्टेंट फोर्स के लिए ये एफ क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, और अगर एफ बाहर निकल जाएगा तो इसको क्या लिखेंगे, W इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट में इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, ds वेक्टर। अच्छा, dx वेक्टर लिखा हुआ है, इसी को इंटीग्रेट करेंगे। dx क्या है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, और इंटीग्रेट कर दिए तो बड़ा सा डिस्प्लेसमेंट। बड़ा सा डिस्प्लेसमेंट मतलब जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम क्या लिखेंगे, डॉट में r वेक्टर, या फिर जो भी लिखना चाहे s वेक्टर, जो भी लिखना चाहे वो लिख देंगे। तो f डॉट r, है ना जी, f डॉट r। अच्छा, अब अगर आप ध्यान से देखिए, w इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, f इंटू में r इंटू में cos थीटा, है ना। तो फॉर कांस्टेंट फोर्स ऐसे लिखा जा सकता है। अगर फोर्स वेरी कर रहा होगा आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे सिंपली। तो वगड़न इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dx, और फॉर कांस्टेंट फोर्स वगड़न इज इक्वल टू कैपिटल F डॉट r वेक्टर, मींस w बराबर f इंटू r इंटू cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स वेक्टर। फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट बीच का एंगल क्या होता है, बेसिकली आपका थीटा होता है ना जी। अच्छा, इसमें कई केस आते हैं, आप यहां से भी देख सकते हैं कि इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यहां से देखें यहां पर, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री मींस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू r वेक्टर, मतलब फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो r वेक्टर के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यही मतलब हुआ थीटा, क्योंकि थीटा इज द एंगल बिटवीन f एंड r। तो अगर थीटा इज इक्वल टू 90 देन एंगल बिटवीन द फोर्स वेक्टर एंड r वेक्टर इज इक्वल टू 90, और अगर ये 90 हो गया तो वगड़न कितना हो जाएगा, सिंपली वगड़न इज इक्वल टू आपका हो गया 0। वगड़न आपका कितना हो गया, 0। मतलब कहने का क्या, मेरा सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी फोर्स आपके डिस्प्लेसमेंट के 90 डिग्री पे लगेगा तो हमेशा वगड़न आपका कितना रह जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। लेकिन अगर मैं कहूं आपसे कि थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, अगर थीटा की वैल्यू 90 से कम है, मींस आपका क्या हुआ, 90 से कम है का मतलब क्या है, एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल है, क्या है, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। अगर एक्यूट एंगल होता है थीटा तो हमेशा कॉस की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव। तो अगर पॉजिटिव आती है तो हमेशा वगड़न क्या आएगा आपका, पॉजिटिव वगड़न आएगा। तो कहने का मतलब ये आपका ब्लॉक है, इस तरीके से फोर्स आपने इस तरीके से लगाया, डिस्प्लेसमेंट आपका इस डायरेक्शन में है, फोर्स इस तरीके से लगाया, एंगल आपका थीटा है, छोटा है, 90 से छोटा है ऑब्वियसली। अगर 90 से छोटा है तो वगड़न कितना आएगा आपका, पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन अगर इस तरीके से आपका ब्लॉक है और किसी वजह से ये
ब्लॉक मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट ये है और फोर्स आपका इस तरीके से लग रहा है, या फिर आप समझ सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इस तरफ तो हो रहा है लेकिन mg नीचे की तरफ लग रहा है, तो बताओ mg के कारण कितना वगड़न होगा? mg के कारण कोई वगड़न नहीं होगा, क्योंकि mg इज 90 डिग्री फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी से 90 डिग्री हुआ भाई साहब, तो आपका वगड़न यहाँ पे क्या हो गया? 0। इसी तरीके से अगर थीटा क्या होगा? थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल। क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल। 90 से ज्यादा, 180 से छोटा, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। अगर ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाती है? निगेटिव। जब कभी भी थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा तो हमेशा क्या हो जाएगा? थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निगेटिव। और अगर कॉस थीटा की वैल्यू निगेटिव आ जाती है, सीधा सीधा इसको क्या लिख दिया मैंने? निगेटिव। क्या केस है सर? केस ऐसा है कि ये ब्लॉक है इस तरीके से और फोर्स इस तरीके से लग रहा है और ये डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से हो रहा है और ये देखिए एंगल क्या हो गया? थीटा से ज्यादा, मतलब ये फोर्स है ना। तो ये चीजें होती हैं, इन चीजों को आपको क्या रखना है? याद रखना है। कुछ केसेस हैं इस तरीके से कई बार आपको पूछा जाता है कि आदमी चल रहा है, अगर आदमी चल रहा होता है व्हाइल वॉकिंग ऑन द रोड, तो वगड़न बाय द फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है ना। जब कोई भी आदमी रोड पर वॉक कर रहा होता है, चल रहा होता है, तो वगड़न बाय द फ्रिक्शन कितना होता है? तो आंसर कितना है इसका? आंसर इसका सिंपल है कि वगड़न बाय द फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू 0। सर फ्रिक्शन का नाम कैसे ले लिया सर? है ना, फ्रिक्शन अपोज करेगा ना आदमी को ना। आदमी फ्रिक्शन की वजह से ही आदमी क्या करता है? चलता है। फ्रिक्शन के बिना न लिख पाना पॉसिबल है, न चल पाना पॉसिबल है। मतलब अगर फ्रिक्शन होगा तभी आदमी चल पाएगा, वरना चल पाना पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप चलते हैं रोड पर, तो रोड पर चलते हैं तो क्या करते हैं? पीछे की तरफ धरती को धक्का मारते हैं इस तरीके से। तो पीछे की तरफ आप दबाते हैं तो फ्रॉम द न्यूटन थर्ड लॉ ये धरती भी आपको क्या करती है? धरती भी आप पर एक रिएक्शन फोर्स लगाती है आपके पैर पर। ये तो फोर्स मैंने किस पर लगाया? धरती पर लगाया, है ना, अर्थ पे लगाया। और अर्थ आप पे जो फोर्स लगाएगा उसको मैंने लिख दिया आर। सपोज दिस एंगल इज थीटा, तो इस आर का दो कंपोनेंट होगा। एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में होगा जिसे हम बोलेंगे आर कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट होगा जिसे हम क्या बोलेंगे? आर साइन थीटा। तो ध्यान से देखें आप कि जब आप चलने को तैयार होते हैं तो आप धरती को पीछे की तरफ दबाते हैं, तो पीछे की तरफ दबाने से आपके ऊपर एक रिएक्शन फोर्स आता है आगे की तरफ। उसका एक दो कंपोनेंट होता है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलता है, एक वर्टिकल कंपोनेंट मिलता है। यही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही क्या है बेटा? आपका फोर्स। और यही नॉर्मल कंपोनेंट ही आपका क्या है बेटा? नॉर्मल एन, विच इज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, है ना। तो सोचो, फ्रिक्शन के कारण ही चल रहे हैं, फ्रिक्शन के बिना पॉसिबल नहीं है। और ये कौन सा फ्रिक्शन होता है? ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। तो सर फ्रिक्शन तो लग रहा है, आदमी चल रहा है तो डिस्प्लेसमेंट तो आगे है, फ्रिक्शन भी आगे है, तो वगड़न 0 क्यों आ रहा है ना। सिंपल सी बात है, स्टैटिक फ्रिक्शन है ना। अब सोच के देखे, जैसे मैं चल रहा हूं, ये हमारा क्या है? ये मेरा दोनों पैर है ना। तो मैं जब चलता हूं तो क्या करता हूं? ये पैर उठाता हूं, ये पैर, है ना। तो जब मेरा ये वाला पैर आगे है तो इस वाले पैर पर हमारा क्या है? फ्रिक्शन फोर्स 0 है ना। फ्रिक्शन फोर्स क्या है? 0 है। लेकिन इस पर क्या लग रहा है? इस पर फ्रिक्शन लग रहा है ना। तो जब फ्रिक्शन लगता है तब देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। जब फ्रिक्शन फोर्स लगता है देन देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। लेकिन जो डिस्प्लेस्ड हो रहा है हमारा पैर, उस पर फोर्स नहीं लग रहा है। मतलब जब हम चलते हैं तो जो पैर हमारा डिस्प्लेस्ड होता है, जो डिस्प्लेसमेंट के कंडीशन में होता है, उस पर फोर्स नहीं लगता है। लेकिन जिस पर फोर्स लग रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। तो जैसे ये पैर रखेंगे, ये पैर उठेगा, और जैसे ही उठेगा डिस्प्लेस्ड होने के लिए, मूव करने के लिए, अब फ्रिक्शन नहीं है। तो कहने का मतलब फ्रिक्शन फोर्स तो है, वो बात समझ में आती है। लेकिन जब फ्रिक्शन फोर्स है तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, इस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से जब आदमी चलता है तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मूवमेंट नहीं हो पाता है ना। मतलब कहने का मतलब जो पैर मोशन में रहता है उस पर फ्रिक्शन नहीं है, जो पैर मोशन में नहीं है उस पर फ्रिक्शन है। तो इस वजह से वगड़न कितना होता है? 0। यही कारण है कि जब हम क्या करते हैं, सीढ़ियों से लैडर को पकड़ के हाथ से अगर हम ऊपर चढ़ते हैं तो वगड़न बाय द नॉर्मल फोर्स कितना होता है? वगड़न बाय द नॉर्मल फोर्स 0 हो गया। क्योंकि जब हमारा हाथ, मैं लैडर के लकड़ी को पकड़ा हूं या कुछ भी है ना, रॉड को पकड़ा हुआ, जब मैं पकड़ा हूं तो हमारे हाथ पे नॉर्मल तो लग रहा है, लेकिन मेरा ये वाला हाथ ऊपर जा रहा है, ये वाला हाथ ऊपर जा रहा है, तो इस हाथ के डिस्प्लेसमेंट तो है लेकिन इस पर नॉर्मल फोर्स नहीं है।
जब मैंने उसको पकड़ा तब इसको मैंने छोड़ा, और जब मैंने छोड़ा तो नॉर्मल नहीं है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट है, और यहां पे नॉर्मल है लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो यही बात है जो मैं बताना चाह रहा था आपको, है ना। ऐसे कई इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं जब कोई कुली चलता है हमारे क्या नाम है रोड पर तो कुली चलता नहीं है हमारा, कहां चलता है, रेलवे स्टेशन पे चलता है। रेलवे स्टेशन पे जब कुली चलता है तो वर्क डन बाय द एमजी कितना, 0, क्योंकि कुली चल रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, लेकिन एमजी की तरह 90 डिग्री पे। एरोप्लेन चल रहा है हवा में, तो एमजी नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ, तो वर्क डन बाय द एमजी कितना, 0। लेकिन अगर हम बात करेंगे कुली अपने सर पे क्या रखा हुआ है, बोझ रखा हुआ है, मान लेते हैं सिंपल केस, अपने सर पे बोझ रखा हुआ है, तो अगर अपने सर पे बोझ रखा हुआ है तो अपने हाथ से पकड़ा हुआ होता है ना, और अगर अपने हाथ से पकड़ा हुआ है तो कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा है, लगा रहा है नहीं लगा रहा, तो अगर कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा है तो ये आगे जा रहा है, तो ये अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है और फोर्स लगा के उसको रखा हुआ है कि वो नीचे ना गिर जाए, मतलब दोनों हाथों से पकड़ा हुआ होता है, तो इस फोर्स के कारण वर्क डन कितना होता है, 0। इस फोर्स के कारण वर्क डन कितना होता है, 0। लेकिन जब वही सीढ़ी पे चढ़ने लगता है, किस पे चढ़ने लगता है, सीढ़ी पर, तो जब ये सीढ़ी पे चढ़ने लगेगा, सोच के देखो, ये फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर के डायरेक्शन में, तो जब ये इस वाले को पार करेगा, मतलब जब ये पैर ऊपर रख के ऊपर चढ़ना चाहेगा, तब वर्क डन होगा इसके कारण पॉजिटिव। लेकिन जब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहा होगा सीढ़ियों के इस वाले लाइन पर, तब कोई भी वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि जब ये ऊपर चढ़ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो इस फोर्स के कारण वर्क डन आएगा। लेकिन जब ये चल रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इस फोर्स के कारण कोई वर्क डन नहीं आएगा, है ना। तो ये चीजें होती हैं, कुछ कुछ चीजें हैं आपको ध्यान रखनी है। सिंपल सा बात ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि हमारा पेपर है, ये हमारा पेपर है, इस पेपर पे हम पेन चलाते हैं, अगर पेन चलाते हैं भाई साहब तो पेन ऐसे चला रहे हैं, है ना, पेपर को पकड़ के पेन इस तरीके से चलाया जा रहा है, अगर पेन इस तरीके से चलाया जाए तो फ्रिक्शन तो है ना, फ्रिक्शन है, लेकिन वर्क डन ऑन द पेपर बाय द फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि जब हम पेन चला रहे हैं तो देयर इज नो फ्रिक्शन तो है, लेकिन ड्यू टू दिस फ्रिक्शन देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बेसिकली पेपर का, है ना। तो ठीक है, ये सब चीजें जाननी चाहिए, है ना, इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।